नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और अवसंरचनागत निवेश सरकारी प्रयास, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और कार्यान्वयन के मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, काबुल सीरियल ब्लास्ट और भारत के विकल्प तथा दीपोर भील और इको सेंसिटिव जोन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और अवसंरचनागत निवेश के संदर्भ में सरकारी प्रयासों पर। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में हमने कल के डेली न्यूज एनालिसिस में भी चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल के समय में सरकारों के द्वारा अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयासों को किया गया है। इसके तहत आने वाले 4 सालों में लगभग 6 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ावा दिए जाने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा एक नवीन प्रयास राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की गई है। सरकार इसके संदर्भ में अवसंरचनागत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफएसडीजी की बैठक को भी बुलाया जाना प्रस्तावित कर रही है, ताकि विविध प्रकार के अवसंरचनागत निवेशों के संदर्भ में जिन उपकरणों के माध्यम से अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाता है, उन पर निवेश की शर्तों को सरल बनाया जा सके। इसके संदर्भ में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम बात करते हैं अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश के विविध उपकरणों की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आदि की बात की जाती है, तो वह क्या होता है और इनको शॉर्ट में इनवाइट और रिट के रूप में जाना जाता है। तो सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार मुख्य रूप से अवसंरचनागत निवेश को बढ़ावा देना चाहती है और इस प्रकार के अवसंरचनागत निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि अवसंरचनागत निवेश के लिए जो विविध प्रकार के उपकरणों जैसे कि इनवाइट और रिट आदि का प्रयोग किया जाता है, उसमें निवेश की शर्तों को सरल बनाया जाना चाहिए। और इसी के लिए सरकार जल्द ही वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक बुलाने जा रही है। आपको ये समझना है कि जब हम बात करते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, तो ये 2010 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित की गई एक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है। और चूंकि इसको सरकार के आदेश द्वारा गठित किया गया है, इसी के तहत इसे एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद के रूप में भी जाना जाता है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में आपको ये समझना है कि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में भारतीय वित्तीय व्यवस्था के सभी नियामकों को भी शामिल किया जाता है। इसमें आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड के विनियामक और बीमा क्षेत्र के विनियामक को भी शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आर्थिक मामलों के सचिव, वित्त सचिव और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव आदि को भी नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल होते हैं। इसके माध्यम से मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके तहत वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा दिए जाने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने पर भी प्रयास किया जाता है। इसी संकल्पना के तहत आपको विविध प्रकार की अवसंरचनागत निवेश के उपकरणों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवाइट के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से यह है म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना होती है, जो आय के एक छोटे हिस्से को रिटर्न के रूप में अर्जित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है। इसे सेबी विनियमों के द्वारा विनियमित किया जाता है और इसके माध्यम से मुख्य रूप से अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाता है।
आपको यह समझना है कि जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के तहत, तो म्यूचुअल फंड में विविध प्रकार के निवेशकों के द्वारा अपनी राशि का नियोजन किया जाता है और इसके माध्यम से जो फंड एकत्र होता है उसको शेयर बाजार आदि क्षेत्रों में लगाकर लाभ अर्जित किया जाता है। किंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आदि के तहत जिस प्रकार की निवेश योजना की जाती है, उस निवेश योजना में मुख्य रूप से प्राप्त लाभ को अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश किए जाने पर बल दिया जाता है। इसी के साथ ही आपको रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट को भी समझने की आवश्यकता है, जो अचल संपत्ति से जुड़ी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें सूचीबद्ध होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से इनकी संरचना म्यूचुअल फंड के समान होती है, किंतु रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह देखी जाती है कि इसमें जो आधार मुख्य रूप से होता है वह रियल एस्टेट होता है और रियल एस्टेट के मूल्य के आधार पर ही इसको शक्ति प्रदान की जाती है। म्यूचुअल फंड के समान ही इसमें भी प्रायोजक, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और यूनिट होल्डर होते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड के विपरीत यहाँ पर भौतिक परिसंपत्ति एक रूप में अचल संपत्ति के रूप में दिखाई देती है और उसी के आधार पर निवेश किया जाता है। इसमें जो आय एकत्र होती है वह इसके यूनिट धारकों के बीच वितरित कर दी जाती है और इस प्रकार से अचल संपत्ति में निवेश के माध्यम से लाभ कमाया जा सकता है। आपको यह भी समझना है कि सरकार के द्वारा मुख्य रूप से यह प्रयास किया जा रहा है कि हम पेंशन के फंड, इंश्योरेंस के फंड, म्यूचुअल फंड और अन्य क्षेत्रों से होने वाले निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बना सकें ताकि इन सभी क्षेत्रों से अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। हमें यह भी समझना है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के ज्यादा बेहतर न होने की स्थिति में सरकार के द्वारा पूंजीगत ऋण की प्राप्ति किए जाने के लिए बैंकों पर भरोसा करने के बजाय कुछ अन्य विकल्पों की तलाश किए जाने की बात की जा रही है, जिसके संदर्भ में पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड आदि के द्वारा अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के पेंशन फंड आदि के संदर्भ में जो अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश किया जाता है उसमें अनेक बाधाएं हैं जिसे समझने की आवश्यकता है। आपको ये समझना है कि बीमा विनियामक प्राधिकरण यानी IRDA के नियमों के अनुसार बीमा फंड द्वारा जो इनवाइट और रिट में निवेश किया जाएगा वे अपने बीमा फंड का केवल 3% ही निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेबी द्वारा यह नियम निर्धारित किया गया है कि म्यूचुअल फंड भी अपनी कुल संपत्ति का 10% ही अवसंरचनागत निवेश कर सकते हैं और पेंशन फंड आदि में भी निवेश की अनुमति मात्र 5% ही है। यही कारण है कि सरकार इस प्रकार की निवेश की सीमा को बढ़ावा देना चाहती है और इसके संदर्भ में मुख्य रूप से इनवाइट और रिट में छोटे निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में सरकार के द्वारा इनवाइट और रिट में छोटे निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा को घटाकर 10 से 15,000 किया गया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा इनवाइट और रिट की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ावा दिए जाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, जिसमें क्रेडिट वर्धन गारंटी कॉर्पोरेशन की घोषणा काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अवसंरचनागत क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि सरकार के प्रयास किस प्रकार से फलीभूत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे परिसंपत्ति मुद्रीकरण और उससे संबंधित कार्यान्वयन के मुद्दों पर। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संदर्भ में सरकार द्वारा जो महत्वाकांक्षी परिसंपत्ति मुद्रीकरण परियोजना यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को घोषणा किया गया है, उसकी हमने कल भी चर्चा की थी, जिसे आप डेली न्यूज एनालिसिस के तहत देख सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, हाल ही में सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी
परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना को प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले सालों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। इस प्रकार के निवेश को सरकार के द्वारा अपनी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी परिसंपत्तियों जैसे कि रोड, रेलवे, कोयला खदान आदि को निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी और इसके बदले में सरकार को निजी क्षेत्र के द्वारा भुगतान किया जाएगा। समय पूरा होने के पश्चात सरकारों के पास यह परिसंपत्ति वापस आ जाएगी और इस रूप में यह जो मुद्रीकरण की योजना है, इसके संदर्भ में आपको ये बात समझनी है कि यह विनिवेश अथवा निजीकरण के विपरीत है, क्योंकि विनिवेश अथवा निजीकरण में परिसंपत्ति को बेच दिया जाता है, जबकि मुद्रीकरण में एक निश्चित समय अवधि के लिए ही निजी क्षेत्र के पास परिसंपत्ति रहती है। इस प्रकार से सरकार परिसंपत्तियों के मुद्रण के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त होगा उसका प्रयोग अवसंरचनागत विकास में करना चाहती है, जिसमें रोड, रेलवे और बिजली क्षेत्र जैसे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसका प्रयोग कुछ अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें एयरपोर्ट, बंदरगाह, टेलीकॉम, स्टेडियम, पावर ट्रांसमिशन आदि महत्वपूर्ण है। हालांकि इस योजना के कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। सरकार इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से कोशिश कर रही है कि जो अंडर यूटिलाइज परिसंपत्तियां हैं, यानी ऐसी परिसंपत्तियां जिनका कम उपयोग किया गया है, उनका महत्वपूर्ण रूप से मुद्रीकरण किया जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र द्वारा यदि उसे प्राप्त किया जाएगा तो वह उसका क्षमता वर्धन करके लाभ कमा सकता है और अंततः सरकारों को भी इससे लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह कम उपयोग की गई संपत्तियों का बेहतर कार्यान्वयन कर सकती है और इससे अंततः अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सरकार इसके माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हालांकि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर कुछ चुनौतियां बरकरार हैं, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी की, तो आपको ये समझना है कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में जब निजी क्षेत्र द्वारा अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश करने का मन बनाया जाता है, तो वह इस संदर्भ में जब पूंजीगत ऋण को प्राप्त करने जाता है तो निश्चित ही उसे जो धन अथवा ऋण की प्राप्ति होती है वह अधिक दर पर प्राप्त होता है, यानी उसको पूंजीगत ऋण अधिक दर पर प्राप्त होता है और इससे उसकी पूंजी की लागत अधिक हो जाती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि चूंकि निजी क्षेत्र निवेश किए जाने वाले धन से अत्यधिक लाभ कमाना चाहता है, इसके चलते वह यह कर सकता है कि ऐसी ही परिसंपत्ति में उसके द्वारा निवेश किया जाए जिसका पहले से ही बेहतर मूल्यांकन किया गया हो, यानी सरकार की तुलना में निजी क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र में ज्यादा निवेश करेगा जो बेहतर स्थिति में हो और इससे सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य एक प्रकार का विरोधाभास पैदा हो सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र अधिक लाभ कमाने की मंशा से कार्य करेगा, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा कम उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। यानी सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य एक प्रकार का विरोधाभास पैदा हो सकता है, जो सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को चुनौतियों में डाल सकता है। इसके संदर्भ में आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किए जाने के संदर्भ में उन्हें 30 से अधिक सालों तक के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा, किंतु निजी क्षेत्र को उन्हें किन मूल्य पर सौंपा जाना चाहिए, इसको लेकर समस्या पैदा हो सकती है और इससे ही अंततः परिसंपत्तियों के मूल्यन की समस्या पैदा हो सकती है। अधिक मूल्यन यदि परिसंपत्तियों का किया जाएगा तो इससे निजी क्षेत्र को हानि हो सकती है, जिससे वो पीछे हट सकता है, और यदि उसका निम्न मूल्यांकन किया जाएगा तो इससे सरकारों को हानि हो सकती है और निजी क्षेत्र को अधिक फायदा हो सकता है। इसी के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि यदि परिसंपत्तियों का मूल्यन अधिक कर दिया जाएगा तो निजी क्षेत्र द्वारा अधिक लाभ कमाने की इच्छा से कार्य किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा
अधिक टोल या शुल्क लगाया जाना संभावित है, जिससे नागरिकों का विरोध देखा जा सकता है। इस प्रकार से सार्वजनिक निजी भागीदारी कई सारी चुनौतियों से ग्रसित दिखाई दे रही है, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इसके लिए यह किया जाना चाहिए कि सरकारें निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत ऋण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करें, यानी निजी क्षेत्र जो अवसंरचनागत क्षेत्र में निवेश करने के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है, उसको कम से कम दरों पर प्राप्त किए जाने के लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संदर्भ में सरकार द्वारा पहले कम उपयोग की गई परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण पहले करना होगा और उसके बाद ही लाभ वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिए जाने के लिए परियोजना की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन पर भी बल देना चाहिए और इसके लिए एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है, जिसके लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाया जाना संभव है। इसके माध्यम से परिसंपत्तियों का जो मुद्रीकरण किया जाएगा उसकी बेहतर मॉनिटरिंग की जा सकती है। इस अथॉरिटी के माध्यम से परिसंपत्तियों का बेहतर मूल्यांकन किए जाने के साथ ही निजी क्षेत्र उपभोक्ताओं पर जो फीस लगाएगा उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। इस तरीके से सरकारों द्वारा पहले जो अवसंरचनागत निवेश किए गए हैं उनसे सीख लेते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तभी सरकार द्वारा हालिया इस प्रकार के अवसंरचनागत प्रयासों को और बेहतर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 नवीन जजों को शामिल किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई पद 2 साल से खाली देखे जा रहे थे। एक साथ की गई 9 पदों पर यह नियुक्ति एक सराहनीय कदम है, जो कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका के मध्य बढ़ते समन्वय को दर्शाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि नियुक्ति के माध्यम से 8 उच्च न्यायालयों के जजों और एक वकील को जज नियुक्त किया गया है और इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं और इस प्रकार से न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत किए जाने का प्रयास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके माध्यम से कुल मिलाकर अब जजों की संख्या 33 हो गई है। इस प्रक्रिया में आपको यह समझना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना भी जज बनी हैं, जो अब से आने वाले कुछ सालों में भारत की पहली सीजेआई यानी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में आपको ये समझना है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 का खंड 2 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की बात करता है, जिनके द्वारा यह नियुक्ति कोलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश के आधार पर की जाती है। यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि कोलेजियम प्रणाली क्या है, तो मूल रूप से यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या फिर संविधान के प्रावधानों के माध्यम से। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसका नेतृत्व सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के कोलेजियम की, तो इसका नेतृत्व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उनके साथ उस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और आयु की दृष्टि से व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को एक या अधिक उच्च न्यायालयों में निरंतर न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल तक सेवा करनी चाहिए या फिर व्यक्ति को कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील या फिर प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोलेजियम की जो सिफारिश होती है वह अंतिम और बाध्यकारी होने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि कोलेजियम अपनी अंतिम सिफारिश जब भारत के राष्ट्रपति को जब अनुमोदन के लिए भेजता है
तो वह कुछ विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति यदि चाहे तो कोलेजियम के द्वारा प्रस्तावित नामों को स्वीकार कर सकता है या फिर वो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उन्हें खारिज कर देते हैं तो वह सिफारिश कोलेजियम के पास वापस चली जाती है। हालांकि यदि कोलेजियम राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश दोहरा दे तो वह उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह जो कोलेजियम प्रणाली है उसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है जिसे आपको समझना है। जैसे कि इसकी आलोचना की जाती है अस्पष्टता और पारदर्शिता की कमी के आधार पर, इसमें आलोचना की जाती है भाई भतीजावाद की गुंजाइश के आधार पर, और साथ ही साथ समय समय पर जो इसमें सार्वजनिक प्रकार के विवाद आदि देखे जाते हैं उसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। कई बार यह देखा जाता है कि नामों की जो सिफारिश की जाती है उसमें कई प्रतिभाशाली न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की अनदेखी की जाती है, जिसके चलते इसकी आलोचना के बिंदु और बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि कोलेजियम व्यवस्था में सुधार के संदर्भ में कई सारे सुझाव दिए जाते रहे हैं, जिसके तहत इसमें एक ऐसी पारदर्शी और भागीदारी प्रक्रिया को अपनाने की बात की जाती है जो स्वतंत्र हो, व्यापकता पर आधारित हो और इसमें संवैधानिक निकाय के द्वारा न्यायिक नियुक्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात की जाती है। इस प्रकार की संवैधानिक न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक प्रधानता हो सकती है, किंतु इसमें 100% न्यायिक तत्व ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, अपितु इसमें सरकार और सिविल समाज के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, विविधता को दिखाया जाना चाहिए और पेशेवर क्षमता और सत्यनिष्ठा को भी दर्शाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी सिफारिश की जाती है कि एक निश्चित संख्या में रिक्तियों के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का चयन करने के बजाय यदि कोलेजियम एक संभावित नामों का पैनल राष्ट्रपति को प्रदान करे तो राष्ट्रपति उन संभावित नामों के पैनल के आधार पर नियुक्ति प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे काबुल सीरियल ब्लास्ट और भारत के विकल्पों पर। हाल ही में काबुल एयरपोर्ट के पास एक फिदाइन बम ब्लास्ट देखा गया। इस आतंकी हमले में अमेरिकी नागरिकों के साथ 100 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु देखी गई है। हालांकि इस हमले की पहले से ही आशंका जाहिर की जा रही थी। इसके बावजूद यदि इस प्रकार की घटना देखी गई है तो ये काफी गंभीर है, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बावजूद अफगानिस्तान आतंकवाद से मुक्त नहीं हो पाया है और तालिबान हक्कानी नेटवर्क आदि के साथ ही अब अफगानिस्तान पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के द्वारा भी प्रभुत्व की स्थापना के लिए प्रयासों को किया जा रहा है। विशेष रूप से भारत के लिए इसके संदर्भ में काफी चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिसे समझने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के द्वारा लगातार इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि किस प्रकार से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत और हक्कानी नेटवर्क दोनों के बीच ही गठजोड़ है, जिसको समझे जाने की आवश्यकता है। इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष भी गंभीर खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि विशेष रूप से हक्कानी नेटवर्क के द्वारा अफगानिस्तान में भारतीय हितों और भारतीय दूतावास पर आतंकी हमले किए गए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के प्रमुख हिबतुल्ला अखुनजादा के डिप्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे भारत के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुख्य रूप से हक्कानी नेटवर्क वर्तमान में काबुल के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है, किंतु जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं इससे आशंकाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि भारत को इससे संबंधित चिंताओं को कूटनीति के उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। चूंकि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा तालिबान की चुनौतियों का सबसे गंभीरता से पालन किया जा सकता है। इसके संदर्भ में भारत तालिबान सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी निर्धारित कर सकता है। इसमें इस बात को निर्धारित किया जा सकता है कि तालिबान सरकार
के द्वारा मानव अधिकारों को मान्यता दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए, निर्मित सरकार में अधिक जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और तालिबान आतंकी समूहों से अपने संबंधों को पूर्ण रूप से समाप्त करे। भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बनने वाली तालिबान सरकार में हक्कानी समूह के प्रमुख व्यक्तियों को भी सरकार में शामिल न किए जाने के लिए भी प्रयासों को कर सकता है। आपको यह भी समझना है कि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति यानी 1988 प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा 135 तालिबान सदस्यों को आतंकवादी का दर्जा दिया गया है। भारत को यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि आतंकवाद निरोधी समिति के द्वारा जो इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको किसी भी रूप में हल्का नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके तहत उन पर जो यात्रा प्रतिबंध लगे हैं, फंड और हथियार इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगे हैं, उनको बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री भी प्रयासों को कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सितंबर में अमेरिका की यात्रा की जाएगी, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया जाएगा और संभावित रूप से उनके द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लिए जाने की संभावना है। यही कारण है कि भारत इन सब का प्रयोग अफगानिस्तान की स्थिति के संदर्भ में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए कर सकता है और इसके माध्यम से भारतीय सुरक्षा चिंताओं को भी बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे दीपोर बील और इको सेंसिटिव जोन पर। हाल ही में असम में स्थित दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य के दक्षिण पश्चिमी भाग को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि दीपोर बील 2014 के बाद से ही चर्चा में है, क्योंकि इसमें लगातार अतिक्रमण देखा जा रहा है और प्रदूषण के संदर्भ में भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि दीपोर बील महत्वपूर्ण रूप से हाथियों के शरण स्थल के रूप में कार्य करता है, किंतु यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजरने से समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। साथ ही साथ इसमें गुवाहाटी शहर का कचरा और मानव अतिक्रमण से भी खतरे पैदा हो रहे हैं। यही कारण है कि जब इसके दक्षिण पश्चिम भाग को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया, तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि इसके समक्ष जो समस्याएं विद्यमान हैं उनका बेहतर निवारण किया जा सकेगा। जब हम बात करते हैं दीपोर बील की, तो आपको ये समझना है कि यह है असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है, जो मीठे पानी की झील के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है और यह निचले असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। इसे वर्मा मानसूनी वन जैव भौगोलिक क्षेत्र का भी एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि माना जाता है और इस प्रकार की आर्द्र भूमि में कई प्रवासी प्रजातियों का भी निवास स्थान है। यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र क्या है, तो इसे पारिस्थितिकी रूप से भंगुर क्षेत्र यानी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में इको सेंसिटिव जोन के रूप में हम जानते हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों के पास पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को दर्शाता है। इसके माध्यम से इन क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार से ये क्षेत्र एक प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स के रूप में कार्य करते हैं। आपको यह भी समझना है कि यह उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं, किंतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख नहीं किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इको सेंसिटिव जोन एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि जहां पे संवेदनशील कॉरिडोर, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थित होते हैं, वहां पे 10 किलोमीटर सीमा से पार जाकर भी इको सेंसिटिव जोन की घोषणा की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत के पास अपने पड़ोस में टिक टिक बम से दूरी का विलास नहीं है। हालिया काबुल बम विस्फोट की पृष्ठभूमि में दक्षिण एशिया में उभरती सुरक्षा गतिशीलता के संदर्भ में चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के पीछे तर्क पर चर्चा करें। यह भी विश्लेषण करें कि क्या परिसंपत्ति मुद्रीकरण को भविष्य के खतरों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक अंशांकन की आवश्यकता है।
15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप काबुल में हालिया बम धमाकों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता से उपजी सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में भारत की चुनौतियों का उल्लेख करेंगे। फिर आप चुनौतियों से निवारण के संदर्भ में कुछ उपायों की चर्चा करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का सामान्य परिचय देंगे और फिर इसके मुख्य भाग में आप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लाभ और महत्व की चर्चा करेंगे। फिर आप परिसंपत्ति मुद्रीकरण के कार्यान्वयन के मुद्दे और चुनौतियों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।